हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात की थी। और जो बहुत बड़ी आउटपुट थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके ना तो गैस की नेचर पे डिपेंड करते और ना ही इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड करते। लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो गैस की नेचर पे भी डिपेंड करते हैं और इलेक्ट्रोड्स की नेचर पर भी डिपेंड करते हैं। तो अब जब इन एटम्स के अंदर इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, अब क्वेश्चन ये था कि एक एटम में इनका अरेंजमेंट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज ही नहीं होता। तो ये कैसे अपने आप को एक एटम के अंदर रखते हैं, इस चीज़ पर अभी बात बाकी थी। तो उसी के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट एटम्स के अलग अलग मॉडल्स लेकर आते रहे, जिन्हें हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। और पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसका ईयर है 1898। इस मॉडल को 1898 में प्रेजेंट किया गया जे जे थॉमसन के द्वारा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक, आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पर वाटरमेलन यानी कि तरबूज की एग्जांपल के साथ उन्होंने कंपेयर किया। एक तरबूज में क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता है, उसका जो अंदर पार्ट होता है वाटरमेलन का वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का जो पार्ट होता है, थॉमसन ने उसको माना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट लाइक जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी तरीके से जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि प्रोटॉन्स, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स फैले हुए हैं, जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है। अब आपको वाटरमेलन में पता है कि बीच बीच में रेड पार्ट के कहीं कहीं पर सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि इसी तरीके से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी प्रेजेंट वहाँ पर होते हैं। तो यानी कि इसको एक वाटरमेलन के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया गया एटम के मॉडल को, किसके द्वारा? थॉमसन या जे जे थॉमसन ने 1898 के अंदर। इसके दो नाम और भी हैं, प्लम पुडिंग या रेसिन पुडिंग। जैसे आप आइसक्रीम लगा लो, आइसक्रीम यूनिफॉर्म होती है और बीच बीच में कहीं पे किशमिश या वो चेरी होती है, तो उसी तरीके से आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो आइसक्रीम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और जहाँ जहाँ पर किशमिश या फिर चेरी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये मॉडल जो था वो कामयाब था पहले एक पॉइंट से। पहले क्या सक्सेस, इसमें क्या सक्सेस था इस मॉडल में कि जो एटम था वो एज अ होल न्यूट्रल था। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो एटम एज अ होल क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जहाँ पर ये फेलियर हो गए वो क्या था कि जो आगे एक्सपेरिमेंट डन किए गए, नेक्स्ट मॉडल, जैसे अपन रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल के जो आउटकम्स थे, रदरफोर्ड मॉडल के जो आउटकम्स थे, या एक्सपेरिमेंट लिखेंगे हम लोग, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके जो आउटकम्स थे वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाए, नॉट एक्सप्लेन्ड। इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से ये वाला जो मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि कुछ बात में सक्सेस मिल गया, कुछ में फेलियर मिल गया, लेकिन फेलियर वाले में वजन ज़्यादा था, इसीलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने आई थिंक ईयर का नाम भी दिया हुआ है, नहीं ईयर का नाम नहीं दिया, उन्होंने ये दिया हुआ है कि 1906 में
नोबेल प्राइज़ दिया गया फिज़िक्स के लिए थॉमसन को, क्योंकि उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो मतलब गैसेस के द्वारा करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन किया थी। चलो ये तो अपना डन हो गया। तो मेन तो बस बात यही याद रखनी है कि जो अपना एटम है वो एक स्फेरिकल शेप का है, ये डिस्कस करना रह गया। वाटरमेलून जैसे एक स्फेरिकल शेप का होता है उसी तरीके से एटम भी एक स्फेरिकल शेप की होगी। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहीं कहीं पर बीच में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और सक्सेस क्या थी कि एटम एज अ होल न्यूट्रल हो गई, और फेलियर क्या था कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स थे वो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो सकते थे। चलिए इसको तो अपन इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखिए क्वेश्चन जो अपना मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने अब अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया एटम का, और यहाँ पर न्यूक्लियर मॉडल क्यों लिखा, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो पहले तो अपन लिखते हैं कि कैसे इसमें अंदर यूज़ किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक तो उन्होंने लिया था अल्फा पार्टिकल का सोर्स। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे। पहले मैं एक बार डायग्राम बना दूँ फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्चुअली में क्या चीज़ है। लेड प्लेट, ये अल्फा पार्टिकल एंड ठीक है स्क्रीन। लो जी ये है हमारे पास डायग्राम। थोड़ा बुक में से अगर आप देखोगे थोड़ा बेटर वे में समझ जाओगे। ऐसे ठीक है ये चीज़ है, और ठीक है ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। गोल्ड फॉइल। ओके अब इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास एक्चुअली में क्या चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट करेगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका 4 यूनिट का मास होगा, और हीलियम का एटम नहीं कह सकते क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो मतलब सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बच गया है। तो अल्फा पार्टिकल यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और ये लेड प्लेट से पास हो रहा है। और यहाँ पे हमने रखी है गोल्ड फॉइल। गोल्ड सोने की बिल्कुल पतली सी बारीक सी लेयर कह सकते हो आप, शीट। और ये पीछे लगी है स्क्रीन। स्क्रीन का क्या मोटिव है कि यहाँ पर एक मटेरियल है जिंक सल्फाइड, उसकी कोटिंग की गई है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ यहाँ पे आके टकराएगी या अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक लाइट, एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे किसी पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है। अब क्या है रदरफोर्ड का ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बारिंग की जा रही है गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल से निकलने के बाद अल्फा पार्टिकल्स कुछ, मैं भी आपको जनरल बता रहा हूँ, कुछ सीधे चले जाएंगे, कुछ थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और बहुत कम होंगे जो 180 पे वापस आएंगे।
तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो रदरफोर्ड को देखने को मिल रही थी। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं प्रॉपरली। देखिए जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको दिख रही है ये सारे आपके एटम्स हैं और ये गोल्ड फॉइल्स की एटम्स के जो बीच में आपको दिखा रखा है डॉट डॉट डॉट, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी एटम्स होंगी गोल्ड की उतने ही वहाँ पर न्यूक्लियस भी होंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। अब मैं यहाँ पे इसकी जो आउटकम्स हैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन जिसको मैं नाम दूंगा। तो एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की है गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उससे रिलेटेड अब ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखने को मिलेंगी। तो ओनली तो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोगों को दिमाग में रखनी है। ओके, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? पहली ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशंस। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कही है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना इधर उधर मुड़े सीधे चले गए, पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन शो किए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो रिपल्शन होनी थी, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है वो हमें ज़्यादा ऑब्जर्व होनी चाहिए थी एज पर जे थॉम्सन, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब ये था कि जो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट में कोई ना कोई गड़बड़ थी। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिखा हुआ है, a small fraction of alpha particles was deflected by small angle। a fraction मतलब बहुत थोड़ा हिस्सा किनका, अल्फा पार्टिकल्स का, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लें ये ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है और दिस इज द गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है। तो अब डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में बना दिया ऐसे, तो जैसे ज़्यादातर मतलब एक फ्रैक्शन था तो वो डिफ्लेक्ट हुआ, जहाँ तो ऐसे चाहिए था लाइक दैट, लेकिन हल्का सा क्या हो गया, थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन हो गया। तो कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कि अब फ्रैक्शन, मान लो मेरे पास 1000 अल्फा पार्टिकल्स थे, तो उसका कुछ पार्ट, लेट मी से 20-30 पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल, जो डिफ्लेक्ट तो हुए लेकिन डिफ्लेक्शन का जो एंगल था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। ओके, उसके बाद a very few alpha particles bounced back that is deflected by nearly 180 degree। यहाँ पर a very few, देखिए क्या कुछ है, a very few यानी बहुत ही ज़्यादा कम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या है कि पार्टिकल अगर सीधा जा रहा है तो गोल्ड फॉइल से टकराए बिना वो वापस रीबाउंड कर जाएगा, क्योंकि गोल्ड फॉइल, अब आपके पास यही से ऑब्जर्वेशन मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ये डिफ्लेक्ट होके वापस 180 पे आ रहा है तो इसको रिपल्शन मिली है, पॉजिटिव को कौन रिपेल करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो इसका मतलब है जो गोल्ड की एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल सी जगह पर लाई कर रहा है, जिसने इतनी ज़्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस की कि अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वो वापस जा रहा है। तो अभी वो लिखा है
अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे वो सिर्फ थोड़ी सी जगह लेके बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तभी तो कुछ ही पार्टिकल 180 से डिफ्लेक्ट हुए हैं, और बाकी सारे तो क्या हो रहे हैं, बाकी तो सारे ऑलमोस्ट एनी डिफ्लेक्शन सीधे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उनका एंगल बहुत थोड़ा है, तो यानी कि जो रिपल्शन हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे, और इंटरेक्ट इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड फॉइल की एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसने थोड़ी जगह ऑक्युपाई की हुई है। इसके बारे में अब और भी बात करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। जैसे कि आपने अपनी घर में एक ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा और आपको क्या क्या आउटकम्स देखने को मिली पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, ये आपने आउटकम्स नोट कर ली। अब आपने ऑब्जर्वेशन नोट कर ली, अब आप कुछ पॉइंट बनाओगे जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। अब आप कंक्लूजन लिखेंगे इसके, अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे कि मुझे ऑब्जर्वेशन तो ये मिल गई, अब मैं इससे अपनी थ्योरी क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कि मैं क्या पॉइंट इससे बता सकता हूँ, उसको बोलते हैं अपन कंक्लूजन। तो चलिए अब अपना कंक्लूजन देना शुरू करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन्स। देखिए पहला कंक्लूजन क्या था, पहला कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्पेस जो एटम में वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty, खाली है। ये पता कैसे चला, because most of the alpha particles passed without any डिफ्लेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे। अगर सीधे जा रहे थे तो मतलब उनको रास्ते में किसी ने नहीं रोका, और आपको रास्ते में अगर कोई नहीं रोक रहा तो मतलब कोई टोल प्लाजा नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे टोल प्लाजा कौन था, न्यूक्लियस था। तो यानी कि न्यूक्लियस कह लें या पॉजिटिव चार्ज कह लें, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि एटम के अंदर जो ज़्यादातर जगह होती है वो खाली है, एम्प्टी है। उसके बाद फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, वो दूसरा पॉइंट था, बिल्कुल सही बात है। डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, और ये डिफ्लेक्शन क्यों हुई होगी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव का इंटरेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके दूर भेज सकता है, अगर नेगेटिव होता फिर तो वो अपनी तरफ खींच लेता। and it shows that positive charge is not spread throughout the atom। तो अगर थोड़े से पार्टिकल्स को ही रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब है जो गोल्ड में पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मान लो यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स थे इस पोर्शन के, ये आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सिर्फ इतने पार्टिकल्स ही अपनी जगह बदल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पॉजिटिव चार्ज से, तो यानी कि इनके लिए तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी एटम में नहीं फैला हुआ। अगर ऐसा होता तो हर एक पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो करनी थी। The positive charge is to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge particle। तो दूसरा उनका यही कंक्लूजन था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम। गोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग कि जो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था
उसमें जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से हिस्से में मौजूद है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है? बिकॉज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर पॉजिटिव चार्ज ने बहुत थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। आगे calculation by Rutherford show that volume occupied by nucleus is negligible small as compared to total volume। और जब रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाले और कैलकुलेशंस डन की तो उनको पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम है या फिर न्यूक्लियस जिसको कह लें वो बहुत ही थोड़ी स्पेस पे है एज कंपेयर टू एटम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला हमारे पास कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं रेडियस की बात करेंगे आगे, रेडियस के टर्म में दिया हुआ है कि अगर हम लोग एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर मान के चल रहे हैं तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो तो और भी काफी गुना छोटा होगा, 10⁻⁻15 0.15 zeros और 0.14 zeros और फिर 1 और यहाँ पे 0.9 zeros और 1। तो एटम का साइज अगर सपोज करो ये एटम को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, ये एटम का अगर रेडियस है तो न्यूक्लियस जस्ट इतना सा हो गया। तो ये आपको कंपैरिजन करके बता रही है, ये उनकी कैलकुलेशंस का रिजल्ट है। ओके, उसके बाद तो उन्होंने ये कंक्लूजन से ड्रॉ कर ले। पहले ऑब्जर्वेशन आ गई मेरे पास कि अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से और कुछ 180 डिग्री पे वापस आए। फिर उन्होंने इसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन दिए। उन्होंने दुनिया को बताया कि ज़्यादातर जो एटम में स्पेस होती है वो खाली होती है। दुनिया को नहीं, मतलब खुद इन्होंने अपने आप में डिस्कशन किया कि ये मुझे ऑब्जर्वेशन क्यों देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर स्पेस खाली है। क्योंकि इसकी अब मैंने ये बात बोल दी कि ज़्यादातर स्पेस खाली है, लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे ही जा रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन शो कर ही नहीं रहे थे। फिर मैंने दूसरा पॉइंट ये सोचा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा गोल्ड फॉइल के अंदर, जो भी एटम्स हैं जो भी उनके अंदर चार्ज है पॉजिटिव, उन्होंने थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कुछ पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव जब इंटरेक्ट होगा तभी डिफ्लेक्शन होगी। तो मतलब वो जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत थोड़ी हो रही है, बहुत कम पार्टिकल्स की हो रही है। तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो बहुत थोड़ी जगह पर प्रेजेंट है। और तीसरा कैलकुलेशंस की, एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर माना तो न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर उन्होंने ये अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू डन किया। ओके, आफ्टर दैट अब आ गया हमारे पास मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल, अब जो उन्होंने दुनिया के सामने अपनी बात को रखा, ऑब्जर्वेशन जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कंक्लूजन जो मैं खुद के लिए निकाल रहा हूँ, अब उनको बेस करके उनको बना के एक प्रॉपर थ्योरी दे के अब मैं दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया और उसको क्या नाम दिया, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। चलिए, उन्होंने इसको नाम दिया है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसको उन्होंने नाम दिया, क्या दिया? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। चलिए, तो आप देखते हैं कि उन्होंने इस मॉडल में क्या कुछ बताया। पहला पॉइंट उन्होंने बताया, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज concentrated in extremely small region densely. This small portion of atom was called nucleus by Rutherford। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लिखा होगा, यस, जो पॉजिटिव चार्ज है
किसी एटम का, एंड ज़्यादातर मास, मोस्ट ऑफ द मास। देखिए चार्ज पॉजिटिव तो सारे का सारा होगा, लेकिन जो पूरी एटम का मास है वो पूरा नहीं, उसका ज़्यादातर पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट, वो इज प्रेजेंट एट अ स्मॉल पोर्शन न्यूक्लियस लॉजिक। तो उन्होंने क्या कहा कि एक एटम का मास ऑफ एटम, अगर आपके पास एक एटम है तो उसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादातर मास वो एक छोटे पोर्शन में मौजूद है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है, तो यानी कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और इसमें वो उन्होंने जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह अज्यूम किया। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in circular path known as orbits। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, रिवॉल्व मतलब घूम रहे हैं, और जिस पाथ में वो घूम रहे हैं वो सर्कुलर पाथ है, और उस पाथ को हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट्स। कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, सपोज कर लो इतनी जगह पर, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा सेंटर में सन होता है, सन, और इसके अराउंड जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सब, या सैटेलाइट्स होते हैं, जो मतलब जो भी लगा लो, वो सारा इसके अराउंड घूमता है। जैसे अपने अर्थ हो गया, अपनी अर्थ इसके अराउंड घूमती है, जुपिटर, जितने प्लैनेट्स होते हैं सब सन के अराउंड घूमते हैं। प्लैनेट की बात करेंगे, सैटेलाइट की तो बात रहने दो, वो तो फर्दर प्लैनेट्स के आगे घूमते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको समझना बेहद आसान है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होगे कि अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहीं पर एक और फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो बेसिकली इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन फिलहाल जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर मास एटम का वो एक छोटी सी जगह पर मौजूद है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके द्वारा वो एक दूसरे को
बांध के रखा हुआ एक तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, ये बात खत्म हो गई। लो जी, रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर खत्म होता है। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हालांकि ड्रॉबैक भी है रदरफोर्ड की, लेकिन वो इससे पहले इन्होंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार और आइसोटॉप ये कवर किया हुआ। हम भी ये 4 चीज़ें आज कवर कर लेते हैं। ड्रॉबैक और जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे कंप्लीट। चलिए पहले, क्योंकि इसके साथ आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इजी आप लोग पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा आपको, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपको पहले तो एटॉमिक नंबर, एक करेंगे अपन मास नंबर, एक होगा आइसोटॉप और एक होगा आइसोबार। लो, ये 4 टर्म्स हैं जो मेरे ख्याल से मुझे कवर करनी है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, यस। चलिए बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स की गिनती पे डिपेंड करता है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो एटम है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ना तो आपकी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना नेगेटिव, या जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको न्यूट्रल एटम बोलेंगे। और उस स्टेज पर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको वी कॉल एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर एटम के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये कहानी हट जाएगी। सिंपली प्रोटॉन्स देखने हैं आपने और वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। अगर मैं सिंपल बोलूं कि प्रोटॉन्स फिक्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेम भी हो सकते हैं, कम भी ज़्यादा भी, तो प्रोटॉन्स की गिनती हमेशा स्पेसिफिक होती है एटॉमिक नंबर के लिए। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट मास नंबर। मास नंबर में क्या आएगा? जितने प्रोटॉन्स होते हैं आपके पास और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स, इनकी गिनती को अगर आप प्लस कर दोगे, इनकी गिनती को अगर आप प्लस कर दोगे तो यू विल गेट मास नंबर। तो हमें क्या मिलेगा? मास नंबर मिलेगा। मतलब सपोज कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे देता हूँ कि कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बात की, सपोज कर लो क्लोरीन की बात कर ली, क्लोरीन 17 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 35। तो हमेशा कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है? जो आपने Cl लिखा है, मान लो वो X है, यहाँ पे लिखना होता है एलिमेंट का सिंबल। एलिमेंट का सिंबल आता है। जो ऊपर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको शायद सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मास नंबर, हमेशा मास नंबर। और जो नीचे लिखते हैं इसको शायद बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। मुझे थोड़ा दिमाग में पक्का नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखते हैं शायद सबस्क्रिप्ट। ये थोड़ा आप चेक कर लियो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लियो कि क्या यही बात है। और नीचे लिखना होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली। जो मास नंबर होता है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिंबल है किसी एलिमेंट का लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्स जो है वो क्लोरीन हो गया मेरा, क्लोरीन एलिमेंट की बात हो रही है, क्लोरीन की एक एटम की बात हो रही है। उसके बाद जेड, जेड क्या चीज है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जेड इज एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू 17। ए क्या है मेरे पास? ए होता है मास नंबर, मास नंबर, और जो यहाँ पे कितना है 35 है।
तो अगर अपन इस फॉर्मूले में बात करें तो मास नंबर क्या चीज़ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जैसे मेरा मास नंबर 35 है, 35 प्रोटॉन्स हो गया एटॉमिक नंबर दैट इज 17। तो न्यूट्रॉन्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हो, जिसको मैंने एक्स सिलेक्ट कर लिया, तो 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 हो गया। तो यानी कि जो न्यूट्रॉन्स की गिनती है, वो कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अगर प्रोटीन्स की गिनती और न्यूट्रॉन्स की गिनती को प्लस कर दो तो यू विल गेट मास नंबर। ये सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। ये एलिमेंट का सिंबल आएगा, ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट अब आती है बारी आइसोटोप्स की। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे लेकिन डिफरेंट मास नंबर। जो मास नंबर है वो अलग होगा। और मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। अगर मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर तो सेम रखो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोटॉन्स की गिनती तो सेम रखो। तो फिर मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या चेंज करनी है, न्यूट्रॉन्स की गिनती जो है वो चेंज करनी है। न्यूट्रॉन्स नंबर को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका मतलब है आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ये अलग अलग पार्ट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी प्रोटॉन्स सब में सेम मिलेंगे, लेकिन जो मास नंबर होगा दैट विल बी डिफरेंट। मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, बट हम लोग कह चुके हैं कि प्रोटॉन्स तो सेम है, तो इट मीन्स न्यूट्रॉन्स की गिनती चेंज होगी, तो न्यूट्रॉन्स नंबर विल बी चेंज। उसके बाद आ गया आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर। अब मास नंबर सेम है, मास नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स की गिनती और न्यूट्रॉन्स की गिनती का एडिशन। मतलब अगर मैं इनको प्लस करूं दोनों को, तो सेम नंबर बनना चाहिए किसी भी दो एलिमेंट का। ये मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स की जो गिनती है वो क्या होगी, चेंज होगी। अभी मैंने एग्जांपल नहीं दी दोनों की, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो जाएगी। आइसोटोप्स, आइसोबार्स। पहले मैं आइसोटोप्स की एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 11H, 21H, 31H। एटॉमिक नंबर 111 तीनों में सेम है, लेकिन मास नंबर 1 2 3 हो गया, तो डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर, ये आइसोटोप्स हो गए। इसमें न्यूट्रॉन्स 0 हैं, 1 में से 1 गया 0। इसमें न्यूट्रॉन्स 1 है, 2 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 गया 2। तो यानी कि न्यूट्रॉन्स की गिनती बदल रही है, और वही हमने लिखा है यहाँ पे कि डिफरेंट मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन्स की गिनती चेंज होगी। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप नाम पढ़ सकते हो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रो 1, डिओ 2, ट्राई 3 होगा मास नंबर। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की आप बात करोगे तो हमारे पास एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 होता है। जो आर्गन है इसका मास नंबर 22 और 40 और आर्गन का भी 40। तो अब यहाँ पे देखिए सेम मास नंबर, बिल्कुल मास नंबर दोनों का सेम है 40-40। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका 18 है, इसका 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स तो अलग अलग हो ही गए। इसके अलावा प्रोटॉन्स की गिनती भी न्यूट्रॉन्स की गिनती भी अलग है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 40 में से 18 माइनस कर दो 22, यहाँ पर माइनस करो तो 20। तो यानी कि प्रोटॉन्स भी अलग हैं, इधर लिखते हैं प्रोटॉन्स की गिनती भी
अलग है मतलब सेम नहीं है, और न्यूट्रॉन्स की गिनती भी सेम नहीं है। लेकिन जब इसको आप प्लस करते हो तो जो टोटल गिनती आती है वो सेम हो जाती है ना। मतलब देखो 5 + 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। लेकिन 7 + 2 करूँगा तब भी 9 ही आएगा। ये भी अलग है और ये भी अलग है, लेकिन जब इनको ऐड किया तो आई एम गेटिंग सेम नंबर। वही यहाँ पे हो रहा है, प्रोटॉन्स अलग न्यूट्रॉन्स अलग, लेकिन जब मैंने प्लस किया तो आई एम गेटिंग अ सेम वैल्यू। तो दैट इज वाई सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट आर आइसोबार्स। ये कहानी है आपकी आइसोबार्स की। तो आइसोटोप और आइसोबार में कोई ज़्यादा फर्क किस चीज़ का है? आइसोटॉप्स में नीचे वाला नंबर सेम है यानी कि प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, लेकिन आइसोबार में ऊपर वाला यानी कि मास नंबर सेम है। और इस तरीके से ये कहानी हमारी डन होती है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं 2 प्रॉब्लम्स, पहले वो करेंगे और फिर आगे वाला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।